हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे उत्तराखंड का सहायक समाज कल्याण अधिकारी का प्रश्न पत्र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे हिंदी से। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये नहीं है ना, बड़ा दुख देता है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना है इसे। ठीक है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो देखो, अनेकार्थी आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा होगा कि अनेकार्थी का जो अर्थ होता है वो होता है जिसके बहुत सारे मतलब अनेक अर्थ निकल रहे हों, उसे अनेकार्थी कहते हैं। और एकार्थी, एकार्थी जिसका एक ही अर्थ होता है। ठीक है, दूसरा अर्थ प्रकट नहीं होता है, वो होता है आपका एकार्थी। ठीक है, तो मैं इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, रात्रि होगा। रात्रि। ठीक है ना, वह क्या है? रात्रि आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ अनेकार्थी के। अनेकार्थी जैसे हो गया आपका पानी, पानी, नीर, जल। ठीक है ना, और एकार्थी क्या हो गया? एकार्थी हो गया आपका गंगा। ठीक है ना, पाप। ठीक है ना, रात्रि। ये सब क्या है? ये एकार्थी शब्द हैं। ठीक है, समझ गए? तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा दूसरा, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो देखो, अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है ना, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसी को क्या कहते हैं हम? अलंकार कह देते हैं। ठीक है ना, चलो देखो, तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले तो आप इसका अर्थ ढूंढेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, पीपर, पीपर मतलब होता है पीपल। ठीक है ना, पीपल। पात मतलब होता है पत्ता। ठीक है ना, पीपर मतलब पीपल। ठीक है, और पात मतलब पत्ता। और जो सरिस है, इस सरिस का मतलब होता है समान। क्या होता है इसका मतलब? समान। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मन को पीपल के पत्ते की समान, ठीक है, डोलता हुआ बताया गया है। ठीक है, मन जो है हमारा, उसको पीपल के पत्ते की समान क्या है? डोलता हुआ बताया गया है। ठीक है ना, मतलब एक तुलना जैसी हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? तुलना हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपका जो अलंकार है वो है आपका उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार कैसे? तो देखो, उपमा अलंकार होता है जैसे, उपमा अलंकार का अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है ना, कोई भी चीज़, ठीक है ना, कोई भी चीज़, जैसे कोई चीज़ समीप आ रही है, कोई भी चीज़ समीप लाना। ठीक है ना, समीप लाना, ये चीज़ें याद कर लो आप उपमा अलंकार में। समीप लाना, ठीक है ना, मापना या तुलना करना, ये क्या? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको अलंकार भी बता ही देता हूँ। ठीक है, लगे हाथों अलंकार भी बता ही देता हूँ। तो देखो, अलंकार जो है ना आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, अलंकार ए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ए से आप शायद ना समझें। ठीक है, अलंकार, अलंकार। ठीक है, आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका शब्द अलंकार, शब्द लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक होता है आपका अर्थालंकार। ठीक है, एक होता है आपका अर्थालंकार। ठीक है, अब जो अर्थालंकार है इसके भी पार्ट होते हैं। ठीक है ना, इसके भी पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो देखो, पहले देखेंगे हम अर्थालंकार के पार्ट देख लेंगे। तो ये होता है उपमा अलंकार। ठीक है ना, ये अर्थालंकार का पार्ट है उपमा अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। ठीक है ना, रूपल अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है ना, अतिशोक्ति, अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है ना, और संदेह अलंकार। ठीक है ना, और भी हैं, फिर वो ज़्यादा बढ़ती हो जाएगा तो मैं इतने ही बता रहा हूँ। और इसके होते हैं देखो तीन प्रकार के। पहला है अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा, तीन ही प्रकार के होते हैं शब्द अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार, यमक अलंकार। ठीक है, और तीसरा है आपका श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और इनमें मैं अभी अलग से टॉपिक लेके आ जाऊँगा, आपको आराम से पूरे जितने भी अलंकार हैं वो सबको आपको बताते चलूँगा। ठीक है ना, चलो, उपमा अलंकार आ गया। चलो, इसका सही आंसर। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी
होगी, ठीक है ना, देवनागरी होगी। चलो ठीक है, तो ये कहा गया है ना, अगर आपको ज्ञात होगा, ठीक है ना, तो ये कहा गया है आपके भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक, ठीक है। तो इसमें जो है सही आंसर है वो आपका अनुच्छेद 343 है, ठीक है। क्या है? अनुच्छेद 343। तो देखो 8वीं अनुसूची में ना हमारी 22 भाषाएं हैं, याद रखेंगे। 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, ठीक है, अनुसूची में क्या है हमारी 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब देखो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं होंगी और भाग 17 में, भाग 17 में बोला गया है, भाग 17 में बोला गया है कि जो हमारी राजभाषा है, ठीक है ना, जो हमारी क्या राजभाषा है, राजभाषा, ठीक है ना, वो आपको दिया गया है अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक की है हमारी राजभाषाएं हैं, ठीक है। चलिए राजभाषा है, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे। तो आप बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कहते हैं। इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है, मतलब कर्ता होगा, ठीक है ना, मेन जो है वो कर्ता है, तो आपसे पूछ रहा है वो क्या है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या कृतवाच्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा आपका कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा। अब कृतवाच्य क्यों, ठीक है ना, कृतवाची क्यों? तो देखो क्या होता है ना, कृतवाची का जो अर्थ होता है वो होता है क्रिया को, ठीक है ना, वो क्रिया को क्या करता है ना, रूपांतरण करके, ठीक है ना, क्रिया को रूपांतरण करके ही कृतवाच्य हम कहते हैं, ठीक है ना। जिस, ध्यान से सुनना, ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसी को कृतवाच्य कहते हैं। मतलब क्या, कर्ता बिल्कुल प्रमुख होगा, इसमें कृतवाच्य में कर्ता बिल्कुल प्रमुख होगा, ठीक है, इसकी ही प्रधानता होगी, ठीक है ना। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको सीधा सा समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण है आपका मोहन, मोहन, ठीक है, मोहन जो है वो फल खाता है, फल खाता है, ये उदाहरण सही रहेगा, खाने पीने की बात, ठीक है। मोहन फल खाता है। अब देखो जो मोहन है ये क्या हो गया, मोहन करता है, ठीक है, मोहन करता है। तो अभी सारा भार इसी कर्ता में है, अभी मैं मोहन को हटा दूं तो क्या हो जाएगा, ये खाली फल खाता है। कौन फल खाता है भैया, ठीक है ना। तो इसमें मोहन की प्रधानता किसकी है भैया, कर्ता की इसमें प्रधानता है। अब देखो कहने का मेरा क्या अर्थ है, थोड़ा सा आपको अगर मैं समझाऊंगा तो लगेगा कि कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें। देखो इसका ना प्रयोग, जो इसका क्रिया का जो प्रयोग होता है ना वो लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है, उसका सीधा संबंध कर्ता से होता है। अब लिंग वचन कारक आप कहेंगे यार ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो मोहन क्या है आपका, मोहन है आपका एक वचन, कर्ता तो है ही है, और ये क्या है एक वचन है, ठीक है। और ये क्या है भैया, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो है ना लिंग वचन कारक के अनुसार उसका सीधा संबंध कर्ता से है ना। तो अब फल क्या है, ठीक है। अब देखो ये खाता देख लो, खाता क्या है, आपकी क्रिया है। अब इस क्रिया को आप देखोगे तो ये क्या है, क्रिया तो है ही है और एक वचन भी है साथ में, एक वचन भी है, ठीक है, एक वचन भी और पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो क्रिया के प्रयोग का आधार जो है वो इसमें कर्ता होता है, ठीक है ना, क्रिया के प्रयोग। अब क्रिया का प्रयोग खाता है हो रहा है, ठीक है ना, कौन खाता है भैया, मोहन खाता है, ठीक है ना। तो कर्ता इसमें जो है कर्ता की प्रधानता है, ठीक है ना, कर्ता की प्रधानता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 5वां प्रश्न, गली गली है, ठीक है ना, गली गली है। अब देखो गली गली दिया है आपको, तो इसका जो वो आप पूछ रहे हैं आपसे क्या है, समानार्थक शब्द, ठीक है, पुनरुक्त शब्द, या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, या पर्यायवाची शब्द।
ठीक है। तो देखो इसका जो सही आंसर है ना, ये है आपका भैया पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त का मतलब इसी में छुपा है, ठीक हो, इसी में मतलब छुपा है। थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए। पुनः का मतलब होता क्या है? पुनः, पुनः से ही बन गया है भैया पुनरुक्त शब्द, ठीक है। पुनरुक्त मतलब पुनः, पुनः आते जा रहा है, ठीक है ना। देखो पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ। तो पुनरुक्त शब्द उन्हें कहते हैं, देखो, जो लगातार प्रयुक्त होते हैं। जैसे जब एक ही शब्द या एक ही वाक्य, एक ही शब्द या एक ही वाक्य लगातार 2 बार प्रयुक्त होता है, तो ठीक है ना, 2 बार प्रयुक्त होता है और उसे एक विशेष अर्थ दिखाता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? पुनरुक्त वाक्य। जैसे गली गली हो गया, ये पुनरुक्त है। और पुनरुक्त बताऊँ आपको, जैसे बार बार, बार बार, ठीक है, जाते जाते, जाते जाते, ये भी हैं पुनरुक्त शब्द। खेलते खेलते, खेलते खेलते, ये सब क्या है? ये सब पुनरुक्त वो शब्द हैं, पुनरुक्त शब्द हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, छठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से बेलेम शब्द, ठीक है, सॉरी बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। अब बेमेल होता क्या है? मतलब बेमेल कहते नहीं है यार, ये बेमेल है, मतलब कि कोई मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। एक शब्द अलग, एक शब्द अलग, आपको बेमेल शब्द ढूंढना है इसमें, जो मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। तो देखो अनल, जो अनल है, अनल ही इसमें आपका इसका आंसर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो। अनल क्यों होगा? ठीक है, जब तक आप सोचो अनल का मतलब क्या होता है, मीन्स सभी का मतलब बता देता हूँ। चलो चलो अनल से ही स्टार्ट करता हूँ। अनल का मतलब होता है अग्नि, ठीक है, अग्नि, ठीक है। अनल का मतलब होता है अग्नि, ठीक है। और अनिल का मतलब क्या होता है भैया? अनिल का मतलब होता है वायु, ठीक है, पवन कह लो या हवा कह लो, ठीक है, अनिल का मतलब। और समीर का मतलब, समीर का मतलब भी यही होता है, वायु, पवन, हवा। और मारुति, आपने सुना होगा, मारुति नंदन कहते हैं हनुमान जी को, ठीक है, वो पवन पुत्र के, ठीक है, बेटे थे, ठीक है। तो चलिए, तो वैसे ही मारुति का मतलब भी क्या होता है? पवन, वायु, हवा, ठीक है। तो समझ गए आप। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका अनिल, क्योंकि ये 3 एक से हैं और अनिल का मतलब अग्नि होता है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करें, ठीक है। चलिए, अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखो शांत रस, ठीक है ना, हमारे जो रस है ना, रस, तो आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, रस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना, रस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर लास्ट में दूंगा, इस ये प्रश्न के लास्ट में दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, तब तक आप सोचो, ठीक है। तो देखो जो रस है, इसमें जो रस, शांत रस कहने का क्या मतलब है? आप शांत कब होते हैं? शांत रस कब होता है? ठीक है, जब आप शांत रस का स्थायी भाव मैं बता देता हूँ। आप शांत कब होते हैं? जब आप बहुत उदास हो, ठीक है ना, उदास हो, ठीक है, मन में मतलब उथल पुथल, मन में निराशा आ रही हो आपके, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या होता है, ये उस समय आप शांत हो जाते हो, ठीक है ना। तो इसका जो सही होगा आंसर वो होगा आपका निर्वेद, क्योंकि जो निर्वेद का मतलब होता है ना, वही उदासीनता होता है। इसका मतलब क्या होता है? निर्वेद का मतलब उदासीनता, यानी इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है मन, मन में जो है स्वयं के प्रति उत्पन्न होने वाली निराशा, ठीक है। मन में स्वयं के प्रति उत्पन्न होने वाली निराशा को क्या निर्वेद कहते हैं, यानी उदासीन मतलब, ठीक है। तो देखो, तो जब कोई उदास होता है, ठीक है ना, उदास होता है, तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है मैं आपको बता देता हूँ, वो उदासीनता होता है, यानी निर्वेद होता है, ठीक है ना। शांत रस का क्या होता है? स्थायी भाव, ठीक है, क्या होता है आपका? उदासीनता, यानी निर्वेद, ठीक है। निर्वेद को ही हम उदासीनता कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे शांत रस, जैसे अध्यात्म की भावना, ठीक है, संसार और इस मोह माया से दूर, ठीक है ना, ज्ञान और शांति आपको मिलती है, तो वही क्या हो जाता है? आपका शांत रस हो जाता है उसी में, ठीक है ना। चलिए, समझ गए आप? चलो,
ठीक है। अब आपको बताता हूँ मैं रस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में कितने 9 प्रकार के रस होते हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार के रस होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। चलिए अब आप मुझे बताएंगे 9 प्रकार के कौन से रस होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें कहते हैं। ठीक है ना, स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें कहते हैं भैया अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है ना। तो देखो अभी मैं थोड़ा आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं, मतलब स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं, समझ रहे हैं ना, जिनके बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, उसी को हम व्यंजन कह देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपका व्यंजन की परिभाषा। ठीक है ना। तो देखो पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन ऐसे आपको एक ब्रीफ थोड़ा ऊपर ऊपर का बता देता हूँ। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, इनकी संख्या 25 होती है। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, क से म तक। ठीक है, इतना आप समझ जाइए। ठीक है, अतः फिर इसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, ये वाले व्यंजन। ठीक है ना, अंतःस्थ व्यंजन, तो इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 कौन कौन सी होती है? य, र, ल, व, ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। चलो अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। फिर अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? देखो ऐसे व्यंजन जो उच्चारण के समय ना मुंह के भीतर ही, मुंह के अंदर ही रह जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप उच्चारण करोगे यो, ठीक है, बोलो तो यो, र, ल, वो, ये क्या होता है? इनके उच्चारण के समय ना जीभ जो है, हमारी जो जीभ है ना, वो मुंह में किसी भी भाग को टच नहीं करती है। ठीक है, किसी भी भाग को टच नहीं करती है। ठीक है ना, मतलब पूरी तरह भी टच नहीं करती है, तो ये अंतःस्थ हो गया। ठीक है ना, अंतःस्थ हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप? चलो य, र, ल, वो होते हैं। ठीक है ना, क्या क्या बताया मैंने? एक स्पर्श व्यंजन होते हैं, क से म तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है ना, क से म तक। ठीक है, क से म तक स्पर्श व्यंजन ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, फिर आपके आते हैं अंतःस्थ व्यंजन, ये मैंने आपको 4 बताई दिए। उसके बाद आते हैं आपके आगत व्यंजन। आगत व्यंजन होते हैं आपके 2। कौन कौन से होते हैं 2 आगत व्यंजन? कौन कौन से होते हैं? ज, ठीक है ना, और फ। ठीक है ना, ज और फ होते हैं। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके, संयुक्त ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके 4, छ, त्र, ज्ञ और श। ठीक है, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना, समझ गए आप? फिर आते हैं एक आता है लुंठित व्यंजन भी होता है आपका, लुंठित व्यंजन र होता है। ठीक है ना, तो और एक आता है उत्क्षिप्त व्यंजन आपका ड़ और ड़ होता है। ठीक है ना, समझ गए आप? चलिए ये मैंने आपको एक ऊपर ऊपर का बता दिया है, बाकी मैं डिटेल में वीडियो अलग से ला दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो समझ गए? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है ना, अभी हम हिंदी देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फिर वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। ठीक है ना, हिंदी देखेंगे, उसके बाद जो है उत्तराखंड जी के हम इसके जो अगला पार्ट आएगा, इसके अगले पार्ट में हम उत्तराखंड जी के देख लेंगे। ठीक है, चलिए छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखो जो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ना, वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है ना, पुनर्जन्म। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद होता है आपका सीधा सा होता है पुनः जन्म। ठीक है ना, पुनः जन्म। ठीक है, प्लस पुनः जन्म, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो ऐसे ही कुछ और बता देता हूँ मेरे को। दुशासन, अगर आप दुशासन लिखते हैं तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, दुशासन ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, या दुशासन, या ऐसे भी लिख सकते हैं दुशासन, दुशासन। तो इन्हीं दोनों का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है दु प्लस शासन। ठीक है ना, चेंज नहीं होता है ज़्यादा, और निसंदेह का नि प्लस संदेह ही होता है। ठीक है, संधि विच्छेद। चलिए फिर अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? आपसे पूछ रहा है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है।
नहीं है। तो आपको तत्पुरुष समास का जो अर्थ है वो पता होना चाहिए कि आखिर में ये तत्पुरुष समास होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो समास, पहले मैं आपको समास बता देता हूँ। चलो समास क्या होता है, ठीक है ना। तत्पुरुष समास नहीं है पूछा है, ठीक है ना। चलो नहीं है तो समास बता ही देता हूँ। चलो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, ठीक है, बने हुए, जैसे दो या दो शब्द मिलते हैं या उससे अधिक कह लो, मिलकर एक नया सार्थक शब्द बन जाता है, उसी को हम समास कहते हैं, ठीक है। समास जो है वो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ठीक है। अविभाव समास, ठीक है ना, तत्पुरुष समास, कर्मवाच्य समास और द्विगु समास, ठीक है ना, और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास की, ठीक है ना। तत्पुरुष समास नहीं है तो इसी को पढ़ लेते हैं बढ़िया करके, ठीक है। तो देखो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, और जो दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसी को कह देते हैं हम भैया तत्पुरुष समास, ठीक है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। उदाहरण देखो, अब मैंने लिख दिया कहीं पे राजपुत्र, राजपुत्र, तो ये क्या होगा, तो होता है भैया, ये होता है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, का पुत्र। अब ये का क्या है, ये कारक चिन्ह है भैया, कारक चिन्ह है, ठीक है ना। इसका जैसे ये कारक चिन्ह हटा, ये भी बन गया भैया समास, ठीक है। ये समास की ओर बढ़ गया, इसका कारक चिन्ह हटा दिया इनने, अब ये तत्पुरुष समास बन गया। देखो राजा का पुत्र क्या हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा, ठीक है ना। कारक चिन्ह इसका हटा दिया इन्होंने का, ठीक है ना। और इसका जो है वो क्या है, दूसरा जो पद है, दूसरा पद क्या है, पुत्र, ये प्रधान होता है, ये क्या प्रधान होता है भैया, ठीक है ना। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना वो होगा दाल रोटी, क्योंकि दाल और रोटी, दाल रोटी, दाल रोटी है इसका सही आंसर, ठीक है ना। चलिए समझ गए, ऑप्शन जो तीसरा है वो हमारा इसमें बिल्कुल सही है। नहीं पूछा है, ध्यान से देखेंगे, नहीं जो है ना ये बहुत परेशान करता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। बादल राग कविता के कितने खंडों में प्रकाशित है, ठीक है ना। बादल राग जो कविता है, बादल राग किसकी कविता है, बादल राग है बहुत ही प्रतिष्ठित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है बादल कविता, ठीक है ना, बादल राग, ठीक है ना। तो देखो, और इसका जो खंडों में है तो ये 6 खंडों में विभाजित है, ठीक है ना। ये कितने खंडों में विभाजित है, 6 खंडों में विभाजित है, तो याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है तो वह क्या है, ठीक है ना। जिस स्वर में, तो देखो जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, ठीक है ना। स्वर हमारे 11 होते हैं, ठीक है ना, 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 41 होते हैं, ठीक है ना। ये स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया, दोनों मिलके क्या 52 वर्णमाला, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा समवृद्ध स्वर। अगर आपको मालूम होगा कि समवृद्ध स्वर कौन कौन से हैं तो आप बिल्कुल सही समझ जाएंगे। जैसे समवृद्ध स्वर होते हैं आपके कौन कौन से, वो होते हैं आपके ई और ऊ, ई और ऊ होते हैं आपके समवृद्ध स्वर। अब इनमें पूरा मुंह खुलता है, देखो आप ई बोलो, ई करो तो आपका जो ई है उसमें मुंह ऐसे खिंच जाएगा, ऊ करोगे तो ऊ में भी क्या मुंह खिंच जाएगा आगे को, ठीक है ना। तो ये क्या आपका पूरा मुंह खुलता है, तो वो है आपका समवृद्ध स्वर, ठीक है ना। क्या है वो आपका समवृद्ध स्वर है। तो चलो बात स्वरों की आइए, तो आगे और बात कर लेते हैं। अब जो स्वरों का वर्गीकरण है उसमें हम देखते हैं, तो पहला आएगा आपका, ठीक है ना। मुख्यतः हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला देखते हैं हम ह्रस्व स्वर, ठीक है, उसे आप ह्रस्व स्वर कह दो, ह्रस्व स्वर, ठीक है, या आप उसे कह दो लघु स्वर, या उसे कह दो मूल स्वर। बात एक ही है, ये तीनों एक ही होते हैं, मूल स्वर हो गया, लघु स्वर हो गया, बात एक ही है, ठीक है। ये होते हैं आपके 4, ठीक है। कौन कौन से, अ, ई, उ और री। देखो आपसे पूछा जाता है मूल स्वर कौन कौन से हैं, ठीक है ना, तो आप फटाक से बताएंगे कि 4 होते हैं, अ, ई और उ और री, ठीक है ना। तो देखो, तो ये होते क्यों हैं, तो देखो लघु स्वर, लघु मतलब छोटा,
ठीक है। जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हीं को हम मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम समय लगता है, देखो अ कितनी जल्दी बोल लोगे आप, अ, ई, उ, री, बहुत जल्दी बोल ले रहे हो। ठीक है। इसके बाद आता है आपका लघु स्वर, सॉरी लघु नहीं, दीर्घ स्वर। लघु तो हमने पढ़ लिया। ठीक है। दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर होते हैं 7। ठीक है ना, दीर्घ स्वर होते हैं 7। अब वो 7 कौन कौन से होते हैं? आ, ठीक है ना, आ होता है, और ई, आ, ई, उ, ए, ठीक है, आई, ओ और औ। ठीक है, ये क्या होते हैं? हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होते हैं आपके क्या? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कहने का मतलब क्या है? दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, इनको बोलने में थोड़ा हमें समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, जैसे आ हो गया, कितने आराम से ले रहे हो, रिलैक्स करके ले रहे हो। आ, ई, ओ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। अब देखो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 4 है ना, ए, आई, ओ, औ, ये जो 4 हैं, ध्यान रखेंगे, इतना इतने से ये आपके क्या हैं? ये आपके संयुक्त स्वर हैं। ये आपके क्या? संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर हैं। ए, आई, ओ, औ क्या है? संयुक्त स्वर हैं। इसी में बता देता हूँ। ठीक है। आगत स्वर क्या? आगत स्वर क्या होता है? आगत स्वर, आगत स्वर होता है आपका आ। ठीक है, आगत स्वर होता है आ। ये हो गया आपका आ चंद्र बिंदु। ठीक है, आगत स्वर होता है आ। और संवृत स्वर, संवृत स्वर तो अभी मैंने आपको बता दिया, ई और ऊ। और अर्ध स्वर ई और ऊ होता है, छोटा ई हो गया अर्ध, अर्ध मतलब आधा, और ऊ छोटा हो। ठीक है, अर्ध स्वर हो गया। समझ गए आप? चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो निम्नलिखित में से शामिश का जो है वो विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है ना, मतलब इसका उल्टा शब्द है। ठीक है, शामिश। शामिश पहले तो आपको बता दूं, जो शामिश का मतलब होता है वो होता क्या है? शामिश का मतलब होता है मांस युक्त, मांस युक्त, या मांस युक्त कह लो, या मांस खाने वाला कह सकते हो। ठीक है ना, तो ये होता है शामिश का अर्थ। तो इसका जो उल्टा होता है यानी विलोम होता है, वो होता है आपका निरामिष। शामिश का होता है निरामिष, क्योंकि जो निरामिष का मतलब होता है ना, वो होता है मांस रहित। ठीक है, मांस न खाने वाला। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक ने कहा था? तो देखो वो कहा था ना आपके, वो कहा था वो कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था वो। ठीक है, किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, ये बरेली के रहने वाले थे। किधर? बरेली के रहने वाले थे। ये हिंदी महान साहित्यकार और पत्रकार भी थे। ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है ना, कूड़े पर गुलाब डालना अच्छा मुहावरा है। तो इसका जो अर्थ है वो है गलती पर। ठीक है ना, इसका जो अर्थ होता है वो है, सॉरी गलती पर नहीं, कूड़े पे है ना, तो ये होगा गंदगी को छुपाना। ठीक है ना, गंदगी को छुपाना होता है। ठीक है ना, कहते नहीं है अरे यार क्या कूड़े पर गुलाब क्यों डाल रहा है, तो कहते हैं, आप कॉमन भाषा में भी इसे यूज़ करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है गंदगी को छिपाना। ठीक है ना, कूड़े पर गुलाब डालना मतलब गंदगी को छिपाना। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है हमारा, इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणिबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो देखो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है ना, ये नाम से ही, इसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, इसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। अनिश्चयवाचक मतलब कोई निश्चय ही नहीं है। ठीक है ना, निश्चय नहीं है तो मतलब जिन सर्वनाम शब्दों, वस्तु या व्यक्ति या स्थान आदि के मतलब कोई निश्चय, किसी निश्चयता का जो बोध नहीं होता है, तो वो क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कह देगा ये, इसमें जो सही आंसर है वह कोई हो जाएगा। कोई कैसे होगा देखो, ठीक है ना, कोई निश्चित ही नहीं है। अगर मैंने कह दिया अरे यार कोई आया था, अब कैसे पता लगाओगे कौन आया था? मैंने कहा कि कोई आया था, अब कोई तुम, अब भैया आप कैसे पता लगाओगे ना, कोई आया था, सोचो तो एक बार सही से।
ठीक है, कोई आया था मैं बोल दूँ तो आप कैसे पता लगाओगे, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कौन आया था, ठीक है, तो ये अनिश्चय हो जाता है, ठीक है ना, अनिश्चय सर्वनाम हो जाता है। तो हमारा जो कोई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई हो गया, कुछ हो गया, ठीक है ना। अब तुमसे किसी ने बोल दिया अरे क्या खाना है, तुमने कहा कुछ खाना है। अब उसे कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या खाना है, तुमने तो कहा भैया कुछ खाना है। अब कुछ का मतलब भी तो कोई होगा, कोई निश्चय ही नहीं है, ठीक है, तो समझ गए। कुछ हो गया, कोई हो गया, ये क्या होते हैं, अनिश्चय वाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है ना। चलिए समझ गए। अब है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, तो देखो जो पुष्टि मार्ग था ना, ठीक है ना, ये है आपका भक्ति के क्षेत्र में, ठीक है ना, ठीक है ना, एक साधन मार्ग कहलाता है पुष्टि मार्ग। क्या साधन मार्ग कहलाता, देखो इसका जो क्या था वो क्या था, आपका प्रवर्तन किया था इसका, ठीक है, श्री वल्लभाचार्य जी ने, ठीक है, श्री वल्लभाचार्य जी ने। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो पुष्टि मार्ग वो था ना, जैसे भक्ति के क्षेत्र में ना श्री वल्लभाचार्य जी ने साधन मार्ग को, ठीक है ना, साधन मार्ग, उनके जो साधन मार्ग है उसी को पुष्टि मार्ग कहा गया, ठीक है। देखो पुष्टि मार्ग के जो अनुसार है ना, वो दो प्रकार की सेवा होती है, ठीक है ना, दो प्रकार की सेवा होती है, एक तो नाम सेवा, एक स्वरूप सेवा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 19वां प्रश्न, ठीक है, चलो 19 20 7 में। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे 19वां, भिसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो एक बात ये जान लो, जो भिसलदेव रासो है वो कहाँ की, एक पश्चिमी राजस्थानी की एक सुप्रसिद्ध रचना, एक होता है प्रसिद्ध और ये सुप्रसिद्ध रचना है, ठीक है ना, पश्चिमी राजस्थानी की, ठीक है ना, भिसलदेव रासो, ठीक है। तो इन्हें, इनके जो रचनाकार हैं वो नरपति नाहल्ले जी हैं, ठीक, नरपति नाहल्ले, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न ऑप्शन, ठीक है, 20वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव तत्सम है। मैं आपको पहले बता दूंगा हूँ तद्भव तत्सम, तो ऐसा लग रहा है पिछली वीडियो में मैं आपको रटा चुका हूँ, ठीक है। तो तद्भव का जो मतलब होता है वो होता है आपका अशुद्ध, अशुद्ध, ठीक है, तत्सम का मतलब शुद्ध। अब आपको इसका मतलब भी मैं बता देता हूँ, आप जितनी बार पढ़ेंगे मैं उतनी बार बताते जाऊँगा, ठीक है, आपके माइंड में ताकि बैठ जाए, ठीक है। तद्भव अशुद्ध शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने जिनमें कलाकारी दिखा दी, जैसे क्षेत्र कहते थे, पहले हम कहते थे ये क्षेत्र मेरा है, अब क्या कहते हैं उसको, ये खेत मेरा है, क्षेत्र को हमने खेत बना दिया, ठीक है। पहले हम कहते थे हमारी जो गाय है वो 5 किलो दुग्ध देती है, अब क्या कहते हैं हम, दूध देती है, ठीक है ना। और पहले हम आम्र कहते थे, अब हमारे पेड़ में आम्र उग रहे हैं, अब क्या कहते हैं, हमारे पेड़ में आम उग रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अशुद्ध वाक्य हमने जो संस्कृत से आए हों और उनका रूप बदल दिया गया हो वो तद्भव होते हैं, ठीक है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं शुद्ध, तत्सम शब्द होते हैं शुद्ध, ठीक है ना। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, ये क्या है, तत्सम शब्द होते हैं शुद्ध, जो सीधे संस्कृत से, जो संस्कृत के हैं, ठीक है। चलो अब इसका आंसर देख लेते हैं फिर। तद्भव अभी बोला था अशुद्ध, तो क्या हो जाएगा, पूर्णमासी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, पूर्णमासी, ठीक है ना, पूर्णमासी, ठीक है। अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे पूर्णमासी का शुद्ध रूप क्या है, ठीक है ना, पूर्णमासी का शुद्ध रूप क्या है, ठीक है। चलिए हो सके तो इसको भी बता देना, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहीं पे वीडियो जो है समाप्त करता हूँ, इसका अगला पार्ट में लेके आऊँगा, ठीक है ना। अगले पार्ट में हम देखेंगे जीके, ठीक है ना, अगले पार्ट में हम देखेंगे पूरे उत्तराखंड का जितना भी और डिटेल में देखेंगे। ऐसा होता है ना, आप एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसको बिल्कुल गहराई से जानेंगे तो ना उससे कई प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है ना, उससे कई प्रश्न बन जाते हैं। अभी इसने ऐसे पूछा है भिसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है, फिर कभी पूछ देगा नरपति नाले किस जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है, कभी ऐसे पूछ देगा, ठीक है ना, कभी ऐसे पूछ देगा पूर्णमासी कौन सा शब्द है, ठीक है। तो आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। देखो आप इस चैनल को शेयर करिए, ठीक है ना, आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, शेयर करें। चलो धन्यवाद।